यारो इस कोरोना काल में थिएटर्स तो बंद थे, जिस वजह से लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए मूवीज और वेब सीरीज देखे। और हम सबको भी मालूम है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का बादशाह कोई और नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स है। और नेटफ्लिक्स दुनिया की मशहूर ओटीटी कंपनी है जो आज 190 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन ये चीज बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिस नेटफ्लिक्स को आज हम ओटीटी प्लेटफॉर्म का जायंट मानते हैं, वो एक टाइम पे मार्केट में सर्वाइव करने के लिए मेहनत कर रही थी। तो यारो 2007 वो साल था जब नेटफ्लिक्स अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने सर्वाइव करने के लिए जी जान कोशिश कर रही थी, और यहाँ तक कि वो बंद होने के कगार पर आ खड़ी हुई थी। और वही सेम सिचुएशन आज फिर 2022 में नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुका है। और ये कौन सा प्रॉब्लम है जो नेटफ्लिक्स फिर से फेस करने जा रहा है, और क्या 2007 की तरह नेटफ्लिक्स अपना दबदबा खो देगी, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो यारो ये कहानी 1997 से शुरू होती है, क्योंकि उसी साल अमेरिका में नेटफ्लिक्स को ओपन किया गया था। और ये वो समय था जहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट एंजॉय करने के लिए इंटरनेट और ओटीटी का सहारा नहीं बल्कि डीवीडी का सहारा लेते थे। और उस टाइम पे ब्लॉकबस्टर मूवी रेंटल सर्विस का बोलबाला हुआ करता था। और इस कंपनी का काम ये था कि ये मूवी की डीवीडी डिस्क किराए पे देने का काम करती थी। और ये इतनी बड़ी कंपनी थी कि पूरे अमेरिका में इसके 6000 से भी ज्यादा स्टोर्स मौजूद थे। और 3.91 बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू के चलते ये कंपनी को अमेरिका की गिने चुनी कंपनी में शुमार किया जाता था। और ये कंपनी का रेवेन्यू हर साल तेजी से बढ़ रहा था, और इसका ज्यादातर कमाई लेट फी से होती थी। इसका मतलब ये था कि कस्टमर को जो डीवीडी डिस्क दिया जाता था, अगर वो लेट लौटाया जाएगा तो ये चार्ज उन पर लगाया जाता था। और जब एक कस्टमर पर $40 का लेट फी लगाया गया तो वो कस्टमर इतना गुस्सा हो गया कि वो ब्लॉकबस्टर को सबक सिखाने के लिए अपनी खुद की कंपनी खोल डाली। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग थे। इन्हें नेटफ्लिक्स स्टार्ट करने का आइडिया ब्लॉकबस्टर की लेट फी चुकाने के बाद आया, और यहीं पर स्टार्ट हुआ नेटफ्लिक्स। और 1997 में नेटफ्लिक्स एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड डीवीडी ईमेल सर्विस के रूप में ओपन किया गया था। और किसी को भी कोई मूवी देखनी होती थी तो वो ऑनलाइन जाकर अपनी मूवी की लिस्ट नेटफ्लिक्स को भेज दिया करते थे, जिससे नेटफ्लिक्स के द्वारा वो सब मूवीज के डीवीडी उनके कस्टमर के घर डिलीवर कर दिया जाते थे। और नेटफ्लिक्स ये सब सर्विस अपने सब्सक्राइबर्स यानी कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखा था। और बाद में चलकर नेटफ्लिक्स ने भी ब्लॉकबस्टर की तरह मूवी रेंटल सर्विस स्टार्ट कर दी। और इस सर्विस में लोगों को एक चीज बहुत पसंद ये आई थी कि इसमें लेट फी नाम की कोई भी चीज नहीं थी, जिससे लोगों को नेटफ्लिक्स का सर्विस लेने में मजा आ रहा था। और उस टाइम पे नेटफ्लिक्स ने अपना टैगलाइन नो लेट फी रखी थी। और मैंने आपको बताया ही था कि ब्लॉकबस्टर के लाखों कस्टमर लेट फी से नाराज थे, और जब नेटफ्लिक्स का नो लेट फी उनको मालूम पड़ा तो वो नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। और इतना मुश्किल कंपटीशन होने के बावजूद नेटफ्लिक्स चल पड़ा, और साल 2004 आते आते नेटफ्लिक्स $500 मिलियन का रेवेन्यू टच कर चुकी थी। लेकिन समय एक बराबर नहीं रहता, इसलिए 2004 में नेटफ्लिक्स को एक ऐसा झटका लगा कि उनके परेशानी को और बढ़ा दिया। तो हुआ यूं कि ब्लॉकबस्टर को भी मालूम पड़ गया था कि डीवीडी ईमेल सर्विस एक बहुत बड़ी मार्केट है, और उन्होंने भी नेटफ्लिक्स की तरह अपनी खुद की डीवीडी ईमेल सर्विस स्टार्ट कर दी, जिसका सीधा असर नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू पे देखने मिला। और ब्लॉकबस्टर की ये सर्विस जब स्टार्ट हुई तब लोगों के बीच ब्लॉकबस्टर फिर से फेमस होना शुरू हो गया, और सिर्फ एक ही साल में 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जोड़कर इसने नेटफ्लिक्स के प्रॉफिट को भी खाना शुरू कर दिया। और ब्लॉकबस्टर के ये दाव से नेटफ्लिक्स की प्रॉफिट साल दर साल नीचे गिर रही थी। और टेंशन वाली बात तो ये थी कि ब्लॉकबस्टर की डीवीडी ईमेल सर्विस की वजह से नेटफ्लिक्स को परेशानी हो ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ ब्लॉकबस्टर को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ऐसा होने का कारण दो है। तो पहला ये है कि नेटफ्लिक्स को टक्कर देने के लिए ब्लॉकबस्टर अपने सब्सक्राइबर से लेट फी लेना बंद कर दिया था, और ब्लॉकबस्टर का महत्वपूर्ण कमाई इस लेट फी से होती थी। और बंद करने की वजह से उन्हें करीबन $200 मिलियन का लॉस हुआ। और ये डीवीडी ईमेल सर्विस स्टार्ट करने में उन्होंने $200 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, जिससे कुल मिलाकर ब्लॉकबस्टर का रेवेन्यू $400 मिलियन नीचे चला गया। और उस टाइम पे मार्केट में छुपकर एक और कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर को तो नुकसान पहुंचा ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ नेटफ्लिक्स को भी बराबर का नुकसान पहुंचा रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की मशहूर मल्टीनेशनल रिटेल कंपनी वॉलमार्ट थी। दरअसल वॉलमार्ट अपने स्टोर पर डीवीडी डिस्क इतने कम दाम में प्रोवाइड कर रही थी जितना नीचे ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स जाने की सोच भी नहीं सकते थे। उस टाइम पे वॉलमार्ट का लक्ष्य डीवीडी से इनकम जनरेशन करना नहीं था, बल्कि कस्टमर्स को अपने स्टोर पर लाना था। मतलब कि कस्टमर्स डीवीडी लेने के बहाने वॉलमार्ट स्टोर जाए और दूसरी लुभाने वाली चीज खरीदे। इसका मतलब ये था कि वॉलमार्ट एक तीर से दो निशाने मार रहा था, और ऐसा करने से वॉलमार्ट को तो फायदा हो रहा था, लेकिन नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर के रेवेन्यू जनरेशन नीचे गिर रहा था, और दोनों कंपनी का हालत ऐसा हो गया कि वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी। और ब्लॉकबस्टर पहले $400 मिलियन के कर्ज में डूबा हुआ था, और वो अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई अच्छी टेक्निक नहीं यूज कर पाई, जिसकी वजह से उस कंपनी का कर्ज बढ़ता चला गया और ब्लॉकबस्टर बैंक करप्ट हो गई। और वहीं पर नेटफ्लिक्स अपने कंडीशन और बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ गया और कमाल का मूव खेला। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी ईमेल सर्विस को बदलकर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस में बदल दिया, और यहाँ से नेटफ्लिक्स को आज हम दुनिया की मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म कंपनी के रूप में जानते हैं। और नेटफ्लिक्स का सफर अब तक तो कमाल का रहा है, जहाँ पर एक समय पर यह कंपनी बंद होने के कगार पर थी, आज 190 से भी ज्यादा कंट्रीज में नेटफ्लिक्स का सर्विस यूज किया जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और यही सेम सिचुएशन आज नेटफ्लिक्स को फिर से फेस करना पड़ रहा है। इस बार नेटफ्लिक्स के सामने ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि डिज्नी और एचबीओ है। जैसे डीवीडी मिल सर्विस स्टार्ट होने से पहले ब्लॉकबस्टर के पास अपना बहुत बड़ा स्टोर नेटवर्क था, ठीक उसी तरीके से आज डिज्नी और एचबीओ के पास अपना खुद का बना बनाया प्रॉफिटेबल नेटवर्क मौजूद है। दरअसल यारो डिज्नी अपने फिल्मों से ही करोड़ों रुपए की कमाई कर लेती है और उसको ओटीटी पे लॉन्च करने से पहले ही डिज्नी अच्छा खासा कमाई कर लेता है। ठीक ऐसा ही एचबीओ के साथ भी होता है। उनकी मूवीज ओटीटी पे रिलीज होने से पहले ही अच्छे खासा कमाई कर लेते हैं और आज इन कंपनियों को नेटफ्लिक्स से इतना करने की जरूरत है कि ये लोग अपना कंटेंट नेटफ्लिक्स से निकाले और अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाकर डाल दें, जो आज ये सब कंपनी कर भी रही हैं। और ये चीज नेटफ्लिक्स को बहुत पहले ही मालूम पड़ गया था। नेटफ्लिक्स समझ गया था कि दूसरों का कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाकर ज्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन सर्विस भी स्टार्ट कर दिया। नेटफ्लिक्स सिर्फ एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि एक प्रोडक्शन सर्विस के रूप में भी जानी जाती है और पिछले 8 सालों में नेटफ्लिक्स ने अपना ज्यादातर कमाई प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया है। अगर कोई अपना कंटेंट कंपनी से निकाल भी ले तो कंपनी को कोई फर्क ना पड़े। और नेटफ्लिक्स का ज्यादातर कमाई सब्सक्रिप्शन बेस से ही आता है और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लगातार नए नए कंटेंट बनाते रहना ये बहुत ही मुश्किल का काम है और ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा और टाइम लगाना पड़ता है। और डिज्नी और एचबीओ से भिड़ने के लिए नेटफ्लिक्स इस प्रोडक्शन की राह में चल पड़ा है और देखा जाए तो नेटफ्लिक्स फिर से उन सब मुसीबतों और परेशानियों से घिर चुका है जो उसने 2007 में फेस किया था। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाला समय नेटफ्लिक्स के लिए और मुसीबतें लेकर आएंगी। वैसे नेटफ्लिक्स के साथ क्या होगा फ्यूचर में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एंजॉय करते रहना द वन एंड ओनली फैक्टिक शो। जय हिंद।